मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज के नए वीडियो सेशन में हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। आज का वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मैमेलियन टेस्टिस एज वेल एज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैमेलियन टेस्टिस। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन में आपको लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है और नीट के बेसिस पे भी कुछ सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं। बुक्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स दी हुई हैं इन दोनों की ही, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस की। तो हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन और डायग्राम के साथ आए हैं आपको समझाने के लिए। रेडी हो जाइए आज के लेक्चर के साथ। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ये बनाया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मैमेलियन टेस्टिस। टेस्टिस को किस तरह से, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है उसको अलोंग द लेंथ वाइज डाइसेक्ट किया है और डाइसेक्ट करने के बाद उसके इंटरनल पार्ट्स यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई है। जब हम टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो उसकी हमारे पास अलग अलग लेयर्स मिलती हैं। उसी के सिलसिले में जो सबसे पहला लेयर आता है तो इसकी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये देखिए जो दो लेयर्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इन दोनों लेयर्स का नाम होता है, दीज टू अपर लेयर्स आर नोन एज ट्यूनिका वैजिनैलिस। क्या कहा जाता है? ट्यूनिका वैजिनैलिस। उसके बाद ट्यूनिका वैजिनैलिस के बाद जो सेकेंड लेयर आता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ट्यूनिका वैजिनैलिस के बाद जो सेकेंड लेयर आता है, ये वाला जो लेयर दिख रहा है आपको, क्योंकि ये पहली दो लेयर तो आ गई किसकी, ट्यूनिका वैजिनैलिस की। उसके बाद जो ये वाली सेकेंड लेयर है, दिस सेकेंड लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। उसके बाद जो थर्ड लेयर है, आप ये कह सकते हैं द इनर मोस्ट लेयर, ये वाली जो मैंने पेंसिल शेडिंग में बनाई है, दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब जो ये तीनों की तीनों लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स को बोला जाता है प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। इनको कहा जाता है प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, या फिर एक वर्ड में इनको कहा जाता है ट्यूनिकेई। बात समझ में आई? तो चलिए बारी बारी से आपको इनको एक्सप्लेन करते हैं। आप अपनी कॉपीज़ में इनका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनरमोस्ट लेयर की, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। इट इज़ ए थिन लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ blood vessels and connective tissue and it is covered by tunica albuginea। यानी कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की लेयर होती है वो इसको कवर करती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा इज दैट इट फैसिलिटेट्स द ब्लड सप्लाई टू द टेस्टिस को ये ब्लड सप्लाई करती है। ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की, तो ये एक वाइट कोट होता है। क्या होता है? इट इज़ ए वाइट कोटिंग लेयर, और इस लेयर में क्या होता है, डेंस लेयर ऑफ टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और बेसिकली यही वो लेयर होती है। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की लेयर है, ये जो पूरी लेयर दिख रही है, ध्यान से देखिए, ये पूरी की पूरी लेयर ये बेसिकली क्या कर रही है, टेस्टिस को कवर कर रही है। ये जो लेयर दिख रही है आपको, राइट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाले लेयर की बात कर रहा हूँ। ये जो लेयर दिख रही है ये ऑलमोस्ट पूरे टेस्टिस को क्या कर रही है, कवर करती है। और यही वो लेयर होती है जिसके साथ जो ये इसके बाहर, ये देखिए, ये वाली जो एक और लेयर है, ये एपिडिडाइमस है, पूरा का पूरा पार्ट, ये एपिडिडाइमस को कनेक्ट भी करती है। बात समझ में आई आपके? अब उसके बाद देखिए, जो ये लेयर है, इस लेयर के अंदर ये ट्रायंगुलर शेप के आपको ऑर्गन्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप के आपको यहाँ पे ऑर्गन्स दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये जो है, बेसिकली जो ये ट्रायंगुलर शेप के ऑर्गन हैं ये इसी लेयर से ही बनते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ही बनते हैं। बात समझ में आई?
ये जो देखिए ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन है, इनके बीच में क्या है, ये पार्टीशन है। सो ये जो पार्टीशन करने का काम है इन ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन्स का, ये कौन सी लेयर करती है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। बात समझ में आई। अब उसके बाद आगे बताएंगे आपको कि ये इनका काम, ये जो ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन है इनका क्या नाम होता है। पहले हम लेयर्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो देखिए ट्यूनिका वेजिनैलिस की दो लेयर्स हैं, एक बाहर वाली है और एक अंदर वाली है। बात समझ में आई। सो जो इसकी इनर लेयर है ये किसको सराउंड करती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को। और यही वो लेयर है ट्यूनिका वेजिनैलिस की जिसके बाहर स्क्रोटल की कैविटी होती है या इसके बाहर स्क्रोटम का लेयर होता है। बात समझ में आ गया तीनों लेयर्स का फंक्शंस। सो ये आप अपनी सारी कॉपीज पे लिख लें। उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जो है इसका सेकंड पार्ट टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ठीक है। सो लोब्यूल्स का यहाँ पे मतलब है कि टेस्टिस की कौन कौन सी लोब्स होती हैं। सो जो ये देखिए ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली द टेस्टिकुलर लोब्स। सो ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड यहाँ पे आपको ऑर्गन्स दिख रहे हैं इनको कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है ये मैंने आपको बताया था, दीज आर बेसिकली द इन ग्रोथ्स, ये कॉपी में लिखना है, दीज आर बेसिकली द इन ग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का लेयर होता है, जो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये बेसिकली इसका इन ग्रोथ है। और इन लोब्स के बीच में देखिए ये छोटे छोटे आपको पार्टीशंस दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ये देखिए ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है। सो दीज पार्टीशंस आर नॉन एज, इन पार्टीशन को कहा जाता है सेप्टा। क्या कहा जाता है, सेप्टा कहा जाता है। ठीक। अब देखिए इन लोब्यूल्स के अंदर से ये जो रेडिश कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये जो रेडिश कलर के स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स दैट अराइज फ्रॉम दीज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड दीज स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। एंड दीज आर हाईली कॉन्वुलेटेड। कॉन्वुलेटेड का मतलब क्या होता है, इनमें काफ़ी रिजिस होते हैं इस तरह की। बात समझ में आई। अब देखिए जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब उसके बाद देखिए जितने भी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, अब ये देखिए ये जितने भी रेड कलर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सारे जाके एक पर्टिकुलर जगह पे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं। और टर्मिनेट कैसे हो रहे हैं, बाय सम स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स। ये जो आपको स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स दिख रही हैं। सो दीज एंड्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स which converge towards the middle of the posterior surface of the testis, and they join to form a short tubes. They join to form a short straight tubes. These straight tubes are known as, इनको कहा जाएगा टिब्यूले रेक्टी। बात समझ में आई। सो इन छोटे छोटे ट्यूब्स को कहा जाएगा टिब्यूलर रेक्टी। और बड़े ध्यान से देखिए जो ये टिब्यूलर रेक्टी है, ये सारे के सारे एक ही कॉमन पॉइंट पे आके टर्मिनेट कर रहे हैं इस जगह। और ये एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज ए वाइड इररेगुलर टाइप स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज रेटेटेस्टिस। क्या कहा जाएगा इसे, रेटेटेस्टिस। सो रेटेटेस्टिस इज द स्ट्रक्चर वेयर द टिब्यूलर रेक्टी ओपन। तो देखिए सारे के सारे टिब्यूलर रेक्टी यहाँ पे आके ओपन हो जाते हैं। बात समझ में आई आपको। अब देखिए
जो ये टिब्यूलर रेक्टी है, टिब्यूलर रेक्टी से कुछ छोटी छोटी देखिए यहाँ से ट्यूब्स निकल रही हैं, यहाँ से ये छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही हैं, और ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं फाइनली इस रेडिश कलर के स्ट्रक्चर के साथ आके ज्वाइन कर रही हैं। बात समझ में? अब बड़े ध्यान से देखिएगा। सो जहाँ से ये छोटी छोटी ट्यूब्स निकल के इस रेडिश कलर के स्ट्रक्चर में आके मिल रही हैं, सो ये पूरा का पूरा जो रेडिश कलर का स्ट्रक्चर है देखिए एक फाइन स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट है। जो ये वाला कलर्ड मैंने पोर्शन बनाया है, ये देखिए जो ये वाला कलर्ड पोर्शन है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एपिडिडाइमस। कुछ याद आया? इसको कहा जाता है एपिडिडाइमस। और जो ये एपिडिडाइमस होता है इसके 3 पार्ट्स हमने आपको बताए थे एपिडिडाइमस के। फर्स्ट इज द कैटपट एपिडिडाइमस, सेकंड इज द कॉर्पस एपिडिडाइमस, एंड थर्ड इज द, जो ये नीचे वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज कॉर्डा एपिडिडाइमस। बात समझ में आई? सो ये पूरा का पूरा एपिडिडाइमस का पार्ट है। और देखिए जो ये टिब्यूलर रेक्टी है, यहाँ से छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स निकल रही हैं जो फाइनली इस एपिडिडाइमस के इस रेडिश पार्ट में आ रही हैं। सो ये रेडिश पार्ट कौन सा है? दिस पार्ट इज नोन एज वासा डिफरेंसिस। क्या कहा जाता है इसे? वासा डिफरेंसिस। और याद करिए जब हमने आपको डिफरेंस बताया था मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वासा डिफरेंसिस के साथ छोटी छोटी जो ट्यूब्स टर्मिनेट या आप कह सकते हैं आके मिलती हैं, दैट स्मॉल ट्यूब्स आर नोन एज वासा इफ्रेंसिस या वासा इफ्रेंशिया भी आप कह सकते हैं। सो वासा डिफरेंसिस मोटी होती है और वासा इफ्रेंशिया मतलब पतली होती है। बात समझ में आई? सो होता क्या है बेसिकली, क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म्स का बनना शुरू होता है। बेसिकली यहाँ पे स्पर्म्स आते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, इकट्ठे होते हैं आके सारे के सारे, वो यहाँ से आके पूरे के पूरे रिलीज होते हैं इस टिब्यूले रेक्टी पार्ट में आते हैं। रेक्टी पार्ट से होते हुए वो रेटेटेस्टिस में पहुँचते हैं। रेटेटेस्टिस से वो थ्रू द वासा इफ्रेंशिया जाते हैं, कहाँ पे? वासा डिफरेंसिस में, जहाँ पे स्पर्म्स का मैचुरेशन होता है। और फाइनली जो स्पर्म्स हैं इस वासा डिफरेंसिस को होते हुए हमने देखा था किस तरह से सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड से होते हुए फाइनली यूरेथ्रा से बाहर आ जाते थे। बात समझ में आई? सो ये पाइप कहाँ जाएगी? टू यूरेथ्रा। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इस स्ट्रक्चर में इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब इसमें जो ये एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एपिडिडाइमस पार्ट में होता है स्पर्म मैचुरेशन। क्या होता है? स्पर्म मैचुरेशन होता है। ठीक है। उसके बाद जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे, ये आप चीज़ें नोट करिए, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे, दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ जर्म सेल्स। क्या है ये? स्टोर हाउस ऑफ, इनको जर्म सेल्स कहा जाता है। और यहीं पे बाद में स्पर्म्स बनेंगे, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे होगा। बात समझ में आई? और ये जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, ये नियरली 70 सेंटीमीटर लॉन्ग रहते हैं। बात समझ में आई आपको? सो स्पर्म मैचुरेशन का जो टाइम रहता है इट इज़ नियरली 14 डेज। सो ये था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस कैसा होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही अगर आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस समझ में आएगा तभी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। सो होप करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, किताबों में बहुत ज़्यादा हौच पौच दिया है, लेकिन बहुत ही सिंपल डायग्राम यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसमें अलग अलग कॉर्नर्स मिलते हैं, और अलग अलग कॉर्नर्स में अलग अलग तरह के, या कह सकते हैं अलग अलग कॉर्नर में अलग अलग तरह की शेप्स एंड डिफरेंट हमें उसके स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। लेकिन उन स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप कह सकते हैं सेल फॉर्म्स होते हैं।
तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस को जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो सबसे पहली जो हमें लेयर मिलती है, द आउटर मोस्ट लेयर जो हमें मिलती है, उसका नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दिस इज बेसिकली द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो ये बीच में एक पूरा का पूरा सेल लिया है और साइड में एक सेल का ये पार्ट लिया है। ये बाद में कंप्लीट सेल बन जाता है, लेकिन ये क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, जब हम उसको डाइसेक्ट करते हैं तो मैं साथ साथ में दोनों को लेबल करता जाऊंगा। सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बच्चों याद रखिए, अगर आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस समझ में आएगा तभी आपको द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो सेकेंड लेयर होती है, दिस लेयर इज नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियम। इसको कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक। सो बेसिकली जो ये दो लेयर्स होती हैं, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब इन प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा स्पर्म मैचुरेशन का प्रोसेस होता है। नाउ ये अब जो हम इसके बाद सेल्स देखने वाले हैं, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जर्मिनल एपिथेलियम के बाद जो सबसे पहला सेल आता है, दिस सेल इज नॉन एज स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ पे कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम का लेयर होता है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर आएगी आफ्टर द स्पर्मेटोगोनियम, दिस लेयर इज नोन एज, इस लेयर को कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो क्या होगा जब स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जब स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, सो इसी स्पर्मेटोगोनियम सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। फिर इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो नेक्स्ट लेयर है, दिस लेयर ऑफ सेल्स, या जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सेल्स बनेंगे, इन सेल्स को कहा जाता है स्पर्मेटिड्स। और फाइनली स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेयर्स बनानी है। तो देखिए यहाँ पे भी मैं 7 लेयर्स बनाता हूँ। दिस इज द लेयर नंबर 1, दिस इज द लेयर नंबर 2, दिस इज 3, this is 4, this is 5, this is the 6th layer and this is finally the 7th layer। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ये जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम के बीच में कुछ आपको पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। दीज पिलर लाइक सेल्स आर नॉन एज, इन सेल्स को कहा जाता है, दीज आर नॉन एज सर्टोली सेल्स। क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल्स। और इनको सस्टेंटेक्युलर सेल्स भी कहा जाता है। सस्टेंटेक्युलर सेल्स फंक्शन अभी बताएंगे क्या होता है। सो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है बनाने में। सो आप इसके बीच में एक ये सर्टोली सेल्स बना लें, ठीक है, इस तरह से बना के, और बाद में यहाँ पे लेयर्स बना लें, ठीक है, इसके बीच में। अब उसके बाद देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे बीच में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स दिख रहे होंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स, ये कुबाइडल शेप और सेल्स होते हैं। दिस सेल्स आर नोन एज लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? बिटवीन, इन दोनों लेयर्स के बीच में ये सेल्स होते हैं, राइट। और यहाँ पे बीच में ये जो रेडिश कलर के सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर द ब्लड सेल्स, या ब्लड वेसल हैं ये बेसिकली, राइट। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस में तो पढ़ेंगे ही कि किस तरह से स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो फंक्शन याद रखने हैं वो रखने हैं सर्टोली सेल्स के और लेडिक सेल्स के, राइट। तो सर्टोली सेल्स को जिस तरह से मैंने आपको बताया सस्टेनिकुलर सेल्स भी कहा जाता है। सो इनका काम क्या है? सर्टोली सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? they provide support to germ cells,
ये जर्म सेल्स को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो जर्म सेल्स हैं वो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनाएं। और ये जो सेल्स हैं सर्टोली सेल्स, याद करिए 11th क्लास में, दीज सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको कौन स्टिमुलेट करता है, पूरा लिख लीजिएगा, दीज आर स्टिमुलेटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्टर रिलीज करते हैं जिनको कहा जाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ABP। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। दैट इज टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। किस तरह से, बाय प्रोड्यूसिंग, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस इनहिबिन। ये हम बताएंगे जब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे, बाय प्रोड्यूसिंग इनहिबिन हार्मोन। बात समझ में आई। उसके बाद दे आल्सो इन्फ्लुएंस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेशन को भी ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये मेन काम है सर्टोली सेल्स का। उसके बाद जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, लेडिक सेल्स हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ कौन से सेल्स होते हैं, ये पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, पॉलीगोनल सेल्स होते हैं ये बेटा, ठीक है। और दे सेक्रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, दीज आर नोन एज एंड्रोजेंस। और ये कौन सा एंड्रोजन सेक्रेट करते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन क्या करता था, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ये क्या करता था, एनहेंस करता था। और ये टेस्टोस्टेरॉन को ब्लड में रिलीज करवाते हैं। बात समझ में आई। सो ये हमने डिस्कस किया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस और इसके जो मेन सेल्स हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं। बहुत ही सिंपल डायग्राम हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली हमसे आप पूछिएगा। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।